अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात के तौर पर जितनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी थी और जितनी मकबूलियत उसको मिली थी, अब हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ टाइम से उनका ग्राफ उतनी ही तेज़ी से नीचे जा रहा है। हालिया चंद दिनों में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर तो का फुकदान है। कहा जाता है कि इख्तलाफात तो होते रहते हैं, जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरी पार्टी है, सियासी पार्टी है, लेकिन अगर एक पॉइंट यहाँ तक पहुँच जाए कि जो मरकज़ी क़यादत है वो आने वाले फैसलों के ऊपर बट जाए, तकसीम हो जाए और उनको एक पेज पर लाने वाली कोई भी शख्सियत मौजूद ना हो, तो इस तरह से पार्टियों को नुकसान पहुंचता है और इवेंचुअली वो पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मुतालबात मंजूर नहीं हुए हालिया एहतजाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके बाद सिविल नाफरमानी की कॉल, जिसके हवाले से अभी भी कोई कन्फर्मेशन पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है। सिविल नाफरमानी के पहले मरहले में बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों से तरसीलाते ज़र जो वो पाकिस्तान भेजते हैं उसे महदूद और कम करने के हवाले से फैसला किया गया था, लेकिन डेडलाइन ख़त्म हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी या किसी रहनुमा ने इस कॉल को इनिशिएट नहीं किया, कोई फैसला नहीं हुआ और गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए जाने वाले वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और वो लौट गए। बानी PT इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ किए गए ट्वीट में भी सिविल नाफरमानी का कोई जिक्र नहीं था और इन तमाम तर सूरत हाल से ये नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात का मूड रखती है और वो मूड थोड़ा तब्दील हो गया है। उसका टिल्ट थोड़ा हुकूमत की जानिब है। अब थोड़ा जमहूरी रास्ता अपनाने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती हुई नज़र आ रही है। अब मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत तैयार नहीं है और इसका अभी तक कोई भी दौर शुरू नहीं हुआ। इन तमाम तर मसाइल के साथ सियासी तरीक़ों से जाना, आगे बढ़ना, राना सनाउल्लाह का ये कहना कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि मुज़ाकरात कब शुरू होते हैं और जो अदम एतमाद ज़ाहिर कर रही है हुकूमती जमात PTA की क़यादत पर, ख़ुद बानी PTI पर, वो क्या ख़त्म हो जाएगा या उसको सीरियसली देखा जाएगा, आगे कैसे बढ़ा जाएगा, इसी सारी सूरत हाल पर हम आज अपने शो में बात करेंगे। सबसे पहले हमने शो में दावत दी है अज़हर जावेद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ख़ासी सियासी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी जो गुफ्तगू हो रही है वो सबसे पहले तो मुज़ाकरात के ऊपर हो रही है। मुज़ाकरात शुरू हो नहीं रहे, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो डेडलॉक है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी बैरिस्टर साहब ये कह रहे थे, बैरिस्टर गौहर साहब, कि हमने कोई शर्त नहीं रखी, इसको मशरूत नहीं किया हमने मुज़ाकरात को किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन कुछ मुतालबात इनिशियली ज़रूर हैं। हम चाहते हैं कि अगर उनको एड्रेस कर लिया जाए, उनको मंजूर कर लिया जाए, तो फिर प्रैक्टिकली हम मुज़ाकरात पर आ सकते हैं। आप क्या समझते हैं वो क्या मुतालबात है? हुकूमत इस पोजीशन में, इस मूड में है कि उनको मंजूर करे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली जो एक बात वाज़ेह है कि सियासत में मुज़ाकरात ही वाहिद हल होता है जी। इसके अलावा जंगों में भी मुज़ाकरात पे की टेबल पर ही बैठना होता है। अब मसला ये है कि जो पोजीशन तहरीक इंसाफ की 24 या 26 नवंबर से पहले थी, वो अब बहुत ही नीचे आ चुकी है मुज़ाकरात में। अब उस वक्त भी उनको जो हुकूमती इत्तलात यही थी कि उनको ऑफर की गई थी कि अगर वो संजनानी के मुकाम पे जाके बैठे और उसके बाद उनसे बात हो सकती है, लेकिन वो एक गोल्डन चांस था जो तहरीक इंसाफ ने गंवाया। उसकी एक और बड़ी अहम वजह है। देखिए, तहरीक इंसाफ में दो ग्रुप बड़े वाज़ेह हैं, एक मुज़ाकरात का हामी है, एक मुज़ाकरात का मुखालिफ है। जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, लेकिन जो इनका एक बड़ा तबका जो बाहर बैठा हुआ है तहरीक इंसाफ के हामियों का, जो डोमिनेट भी करता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी डोमिनेंस रखता है, वो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हो। वो इस ख्याल में है कि अब अमेरिका की हुकूमत तब्दील हो रही है तो इसमें उनको फायदा मिलेगा और जो आने वाले सदर हैं ट्रम्प, उनकी रिहाई के लिए कोशिशें करेंगे। लेकिन जमीनी हकायक डिफरेंट है, अमेरिका की तरजीहात डिफरेंट है। अगर किसी एक मशीर का कोई बयान आ जाता है या सेनेटर्स का आ जाता है तो ये लॉबिंग का नतीजा होता है। वो लॉबिंग जो है वो फंडिंग के जरिए होती है। ये एक मुसलमान असूल भी है और प्रैक्टिस भी है अमेरिका में कि आप लॉबिंग के लिए फंड्स देके काम करते हैं। अब जो हालात हैं, मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन हुकूमत इनको निचली सतह पे ला के गिरा के इनसे बात करेगी, क्योंकि अब एक और अहम मसला आ रहा है। जनरल फैज हमीद साहब का जो ट्रायल है वो कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद इत्तलात यही है कि बानी जो इन तहरीक इंसाफ है उनकी बारी आएगी। इस वक्त हालात जो है वो इतने फेवरेबल नहीं है। वो कि आप कह सकते हैं कि ग्राउंड पे सपोर्ट होगी
तहरीक इंसाफ की, लेकिन उस सपोर्ट को कन्वर्ट करना टुवर्ड्स हुकूमत साजी, वो उन्होंने मौका जो है वो हाथ से गंवा दिया है। इसलिए अभी भी मौका है कि पार्लियामेंट में बैठें, हुकूमत के साथ बैठें और तमाम जमातें मिल के तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेके आए और उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए। जो नए 9 मई के वाकयात हैं, तहरीक इंसाफ उनकी मजम्मत करे, उनसे लातलगी करे, और जो बानी तहरीक इंसाफ है उनको भी माफी मांगनी पड़ेगी इस सारे मुज़ाकरात के अमल को शुरू करने। अच्छा अजहर साहब, आप समझते हैं कि अभी जब जनरल फैज़ हमीद की चार्जशीट सामने आई और उसके अंदर जो इंकशाफात हुए, जो डिटेल्स मीडिया के साथ भी शेयर की गई, उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना थोड़ा सा मूड चेंज किया है, फैसले तब्दील किए हैं कि ठीक है चले हुकूमत के साथ भी बैठ जाते हैं कि शायद यहीं से थोड़ा कुशन मिल जाए, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती थी कि खान साहब का मामला फ़ौजी अदालतों में जाए। वो नहीं चाहते थे कि फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल स्टार्ट हो। ये उनका टॉप ऑफ द लाइन एक बात थी जिसको वो हमेशा करते थे। लेकिन अब जबकि हालात उसी तरफ जा रहे हैं, अब होना यही है इवेंचुअली, तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ उसी वजह से है या इसके पीछे कोई और भी रीज़न हो सकती है? देखिए, मूड तरीके इंसाफ का नहीं चेंज हो रहा है। जो मैंने आपको पहले बताया कि उनके पास जो गोल्डन चांस था बात करने का अपनी शराइत पे, वो उन्होंने मिस कर। अब जो शराइत होंगी वो हुकूमत की, और हुकूमत से मुराद अब जो उसमें ताकतवर प्लेयर्स हैं वो भी इसमें शामिल है। और उन ताकतवर प्लेयर्स का सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो सबसे पहले अगर शुरू करना है तो सानहा 9 मई की मजम्मत, माफी, उसके बाद बातें आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी भी जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ को मेरा ख्याल है कि हुकूमत ग्राउंड देगी, आस्ता आस्ता उनको सियासी दायरे में लाने के लिए पार्लियामेंट में इसके जरिए बात करें। क्योंकि अगर आप देखें तो पार्लियामेंट का जो भी इजलास है तकरीर करने का मौका दिया जा रहा है, बात हो रही है। तो असल फोरम है जो पहले तरीके इंसाफ कहती थी हम हुकूमत से नहीं एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, अब वो अपने इस मुतालबे से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो कि एक अच्छा फैसला होगा कि आप हुकूमत से बात करें। आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उन इख्तलाफात का हल आपको अगर पार्लियामान में मिलता है, पार्लियामेंट में बैठ के दूसरी जमातों के जरिए मिलता है, तो वो सबसे अहम चीज होगी। क्योंकि सियासी बेयकीनी का खात्मा भी पाकिस्तान के हक में है। तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है उसको भी मुतमईन करना चाहिए, और उसका वाहिद हल मुज़ाकरात, लेकिन मुज़ाकरात पार्लियामेंट में और पार्लियामानी नुमाइंदों के जरिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अजहर साहब ये हुकूमत को किस चीज़ का डर है? हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खान साहब के हवाले से गारंटी मांगती हुई नज़र आती है। हुकूमत का क्या फियर है, और ये जो गारंटर है ये कहाँ से होगा? कोई पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, मौलाना साहब जैसा कोई किरदार होगा जो रोल प्ले करेगा इसके अंदर, सो दैट मुज़ाकरात का आगाज़ हो सके? क्या समझते हैं आप? असल में मसला गारंटी का यह है कि जो बानी तरीके इंसाफ है उन्होंने कभी भी अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया। वो जो बात करते हैं उस बात पे बहुत कम, अगर आप पीछे तारीख उठा के देख लें, वो उस पर कायम नहीं रहे। इस वजह से हुकूमत को ये लगता है कि उनसे बराह रास्त अगर कोई बात होती है बगैर किसी गारंटर के या बगैर किसी स्टेक होल्डर्स के शमूलियत के बगैर, तो वो बात पायदार नहीं होगी। पहले भी कई दफा हुआ है कि मुज़ाकरात हुए हैं, चीजें तकरीबन एंड की तरफ जा रही थी, तो बानी तरीके इंसाफ ने वीटो कर दिया और उन्होंने कहा ये नहीं होगा। तो इस सारे अमल को अब अगला अमल मुज़ाकरात का तब भी शुरू होगा कि जब तरीके इंसाफ के जो बानी है उनकी पूरी टीम वो चंद दोस्तों के साथ, जो सियासी दोस्त हो सकते हैं, इनके महमूद खान अचकज़ई हैं, मौलाना फजल रहमान है, और जो दूसरे लोग उनके साथ है, ये जो दूसरी पार्टीज हैं जो उनकी तरफ टिल्ट रखती हैं, या कोई और ऐसा शख्स या मुल्क या इदारा तो नहीं मैं कहूँगा, कोई ऐसी जो फोर्स है जो खान साहब को जिस पे यकीन हो, तो फिर कि जो खान साहब उसकी बात मानेंगे, तो फिर मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। नहीं तो ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल ये मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात होंगे, फिर उसमें वो से जो क्या कहते हैं सीरियसनेस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब जो आपने बात की कि धरने से पहले, एहतजाज से पहले जो हालिया इस्लामाबाद कॉल थी 24-26 नवंबर की, आप ये फरमा रहे हैं कि उस टाइम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के हवाले से पोजीशन डिफरेंट थी और अब वो डिफरेंट है। ऑब्वियसली वो थोड़ी डिग्रेड ही हुई है, उसमें कमी ही आई है, वो वाली बात नहीं रही।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی شخص رکاوٹ بن رہا تھا یا اس وقت کی جو پوزیشن تھی وہ کس بیس پر تھی، اور اب کیا ریزن ہے کہ وہ وجہ نہیں رہی، وہ رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اب مذاکرات کی طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف جانا چاہ رہی ہے؟ جی بالکل، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ تحریک انصاف کی گراؤنڈ پر جو حمایت تھی، اور خاص طور پر KPK کے سے جو لوگ لے کے آنے تھے، انہوں نے کی بھی ایفرٹ، وہ حکومت تو ظاہری بات ہے خوف تھا کہ یہ امن و امان کا مسئلہ ہوگا، ڈائریکٹ کلیش ہوگا، جو کہ ہوا بھی۔ اگر آپ نے دیکھا جب وہ علی امین گنڈا پور صاحب آئے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے، تو حکومت کو اسی چیز کو اوائڈ کرنا چاہتی تھی، ان کو مذاکرات اسی لیے وہ حکومت آفر کر رہی تھی تاکہ اس سے بچا جائے، لیکن اب وہ خوف دور ہو گیا کیونکہ وہ ڈی چوک آئے اور ان کا جو وہ ناکام ہو گیا، جو حملہ کہہ سکتے ہیں یا ان کی ایک سیاسی جو اٹیمپٹ تھی، اور اس کا بیک لیش بھی آیا، اس میں امن و امان کا مسئلہ بھی ہوا۔ تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے لوگ مرے ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے 4 پولیس کا بھی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے اظہر صاحب، آپ کو ہم سن نہیں پا رہے ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں میں نیکسٹ سوال آپ سے کر لیتی ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کے حوالے سے آپ نے بولا کہ وہ رول پلے کر سکتے ہیں، اوبویسلی جب یہ نیگوسیشن سٹارٹ ہوتی ہے، مذاکرات کا دور سٹارٹ ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کیا رول ہوگا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ان فیصلوں کو، جس میں سول نافرمانی کا فیصلہ بھی شامل ہے، وہ بیک اور سپورٹ نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو ان کی بھی باتیں سننی ہوگی اگر وہ اس موڈ میں آتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنا رول پلے کرے ایز اے گارنٹیئر مذاکرات کے اندر انٹروین کرتے ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس پوزیشن پر وہ ہوں گے؟ دیکھیے، مجھے جو لگتا ہے، جو معلومات ہے، یہ مذاکرات اب صرف تحریک انصاف سے نہیں ہوں گے، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے ہوں گے، ایک اجتماعی مذاکرات ہوں گے جس میں دوسری جماعتوں کے لوگ بھی ہوں۔ ٹھیک، تو سارے صورتحال میں تحریک انصاف پر اب کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ بانی تحریک انصاف کا مسائل جو ہے، ان کی اہلیہ جو بیگم بشرا جو ہے، وہ بھی کافی حد تک ان پر حاوی ہیں، اور وہ بہت ساری مذاکرات کی وہ بھی حامی نہیں ہے۔ یہ کہا بھی گیا، بلکہ بہت سارے شواہد بھی ملے کہ انہوں نے ڈی چوک تک جانے کو ضد کی، جبکہ باقی جو لوگ تھے وہ سنجیگرانی کا جو مقام نہیں، وہ فرما رہی تھی اظہر صاحب، وہ فرما رہی تھی کہ یہ جو احکامات ہیں یہ خان صاحب کے ہیں، تو ہم خان صاحب کے جو احکامات ہیں، جو ان کی انسٹرکشنز ہیں، ان کو تو نہیں ڈیفر کر سکتے اس سے، وہ ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں، مطلب وہ جانشین ہے ان کی۔ بس یہی تو پرابلم ہوا ہے نا، دوسرے لوگ بھی جو تھے ان کو بھی تو جو سنجرانی تک جانا تھا، تو ان کے بھی تو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے بھی تو بات ہوئی تھی، وہ لوگ جانے کے لیے تیار بھی تھے، لیکن صرف جو ہے بیگم بشرا انہوں نے ڈیفر کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جانا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ اس وقت فیصلہ سازی بھی نہیں ہے تحریک انصاف کی قیادت میں، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب جو جتمانی تحریک انصاف ہے، وہ بھی اس وقت کیونکہ جیل میں ان تک پیغام جانا آنا، اور ان کو خود بھی صحیح معلومات نہیں ہوتی، جو معلومات بیگم بشرا دے یا ان کی پارٹی کی دوسری لیڈرشپ دے، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اب جو مذاکرات ہوں گے وہ مختلف سیاسی جماعتیں ایک وسیع کیا کہہ سکتے ہیں مذاکرات ہوگی، جس میں تمام پارٹیز جو ہیں۔ لیکن اظہر صاحب، باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں، اگر آپ ذکر کر رہے ہیں JUI کا بھی، یا ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ساری 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر، 1 پوائنٹ کے اوپر تو اگری کرتی ہیں، دیٹ از اباؤٹ سانحہ 9 مئی۔ وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب اس سانحے کو، اس پورے ایونٹ کو پہلے سب سے تو ایکسیپٹ کریں، ایڈمٹ کریں کہ ٹھیک ہے غلطی ہوئی، اور اس کے اوپر پھر معافی تلافی کا چیپٹر ہو، اور اس کے بعد ٹھیک ہے پھر آپ مذاکرات کریں، کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، رول آف لا سے کوئی بھی اباب نہیں ہے۔ یہ تو سب مشترکہ طور پہ کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ کریں، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ بالکل یہی بات میں نے بھی آپ کو کہی پیچھے کہ سانحہ 9 مئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے مذاکرات میں۔ جب تک معافی نہیں مانگیں گے بانی تحریک انصاف، اس پہ باقاعدہ وہ اپنا اظہار نہیں کریں گے، تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، ایک ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن جو تھی وہ دفاعی تنصیبات کی، ہمارا پاکستان کا دفاع ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب کیونکہ فیض حمید تحریک انصاف کے لیے زیادہ مشکلات ہیں۔ اگر پاکستان آرمی اپنے ایک سابق جرنیل جو اس کو سابق DGI کو وہ اگر ٹرائل میں لے کے آ رہی ہے، اور جو آپ نے پچھلی پریس ریلیز بھی دیکھی تو اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے
कि सानिया 9 मई भी शामिल है, उसके अलावा सियासी राब्ते भी हैं, तो वो सियासी राब्ते सबको पता है कि उनके किन के साथ थे, वो किन को चला रहे थे, क्या मामला थे। तो इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में नहीं आती तो नुकसान इन्हीं का होगा। इस सारे मामलात में अपना एक लीगल प्रोसेस आगे चलेगा और उस सारे मामलात में फिर मैं ये कहूँगा कि नुकसान जो है तो सियासी जमातों को बचाने के लिए बैठना पड़ेगा और बानी तहरीक इंसाफ को सानिया 9 मई पे अपनी माजरत करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, एक यही ऑप्शन है अब वो जो कहते थे ना कि आखिरी कार्ड और पहला कार्ड और दरमियान का कार्ड, अब कोई कार्ड बचा नहीं है। वैसे खान साहब के पास आप समझते हैं अजहर साहब कि अब यही रास्ता है कि वो ये रास्ता ले ले, इसके बाद मजीद नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा? देखिए, जो इस वक्त जो आखिरी कार्ड समझ रहे हैं कि वो शायद कि ट्रंप जो है अमेरिकन इलेक्ट, लेकिन वो तो आपने कह दिया ना कि वो इस तरह से मामला चलते नहीं है जिस तरह से वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो ये समझते हैं कि शायद वहां से हमें जो है कोई मदद आ जाए। जैसे कि अभी एक मुशीर जो बने हैं जो ट्रंप के उनके जरिए या किसी और के जरिए, लेकिन ये खामख्याली है। देखिए, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। जो आपको डॉक्टर अफरीदी को छुड़वाने के लिए अमेरिका कितने सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने रेड लाइन लगाई हुई है। इसी तरह पाकिस्तान के इदारों पे जो लोग हमलावर हुए हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तो पाकिस्तान की जो सलामती है, उनकी पाकिस्तान की खुद मुख्तारियत उस पे समझौता नहीं होगा। तो मेरा तो ख्याल है कि यह हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिका के किसी ऐसे अव्वल तो मुतालबा मुझे नहीं लगता कि वो मुतालबा करेंगे। बिल्कुल ठीक। और अगर होता भी है तो पाकिस्तान में इतनी जरूरत और हिम्मत है कि वो उस मुतालबे को ठुकरा सकते हैं, क्योंकि इनके मामला अदालतों में है, अदालतों में उनको रिलीफ भी मिल रहा है। बहुत सारे मुकदमात में आपने देखा उनको जमानत भी हुई, मुकदमात खत्म भी हुए। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये अदालतों पे इनको एतमाद नहीं है, वो एतमाद है। अब 190 मिलियन केस जो है पाउंड वाला केस, उसमें भी उनका फैसला आ रहा है। उसके बाद पीटी ट्रायल की तो अभी बात की बात है, अभी तो ये जो फैसला ये भी आ रहा है। तो पाकिस्तान की अदालतों पे किसी को भी असरअंदाज नहीं होने दिया जा सकता। मेरा हुकूमत जो है वो किसी भी ऐसी बैरूनी मुदाखलत तो बिल्कुल डट के मुकाबला करेगी और उसका सामना करेगी। ठीक है, ज़बरदस्त। लेकिन आपसे हम आखिर में ये भी जानना चाहेंगे अजहर साहब, मियाँ साहब के हवाले से भी हमें इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी होती है। आप ये फरमाइएगा कि मियाँ साहब की सियासी मुलाकातें रहनुमाओं से या फिर विद इन दी पार्टी जो उनके रहनुमा हैं उनसे वो मुलाकातें हो नहीं रही, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों कि कुछ रहनुमा उनकी पार्टी के शिकवा करते हुए, शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि मियाँ साहब से नहीं मिल पा रहे। खुर्रम दस्तगीर साहब वो भी नहीं मिल पा रहे, एक लंबे अरसे से वो भी फरमा रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि ये रवैया उनका किसी एक वन पर्सन के तय है या फिर इसकी कोई रीज़न है, इसके पीछे भी कोई वजह है? देखिए जी, इस वक्त मियां नवाज शरीफ की सिचुएशन जो है वो ये है कि उनकी इन मुलाकातों का कोई फायदा या नुकसान नहीं। मियां नवाज शरीफ इस वक्त बिल्कुल एक बैक सीट लेके फेडरल और सूबाई हुकूमत जो है उसको लेके चल रहे हैं। वो इस वक्त किसी से भी मुलाकात नहीं कर रहे। मतलब उनकी अगर आप शेड्यूल देखें पिछले महीने 2 महीने का उठा के देखें तो वो उन्होंने पाकिस्तान में किसी भी सियासी रहनुमा से बात की। वो लंदन आए थे, लंदन में उनकी बड़ी जबरदस्त मसरूफियात भी रही। उन्होंने यहाँ लोगों से मुलाकात भी की, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी का यहाँ पे जो ये उधर से उनसे भी मुलाकात की, बाकायदा तकरीबन 100 लोग थे। फिर वो स्विट्जरलैंड गए, वहां भी मुलाकात की, अमेरिका में भी गए, अपने लोगों से मुलाकात की। तो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में उनकी इन मुलाकातों से, लोकल मुलाकातों पे किसी के उनको फायदा या उनकी का जवाब नहीं बनता। तो मेरा ख्याल है कि अभी चीजें बिल्कुल स्मूथ चल रही हैं PMLN के लिए। हुकूमत फेडरल में भी उनकी है, पंजाब में भी उनकी है। तो इस सारे मामलात में मियां नवाज शरीफ साहब फिलहाल रिलैक्स कर रहे हैं। तो उनके घर पे एक शादी भी है, उनके जो बेटे हैं, उनके पोते हैं जो जैद, उनकी शादी आ रही है ये दिसंबर के एंड में। इसके अलावा एक दो फैमिली में और भी शादियां, तो उन शादियों की तैयारी में मसरूफ है और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं। अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो वक्त नहीं दे पा रहे खुर्रम दस्तगीर साहब को, और कोई भी रीज़न नहीं है। थैंक यू सो मच अजहर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप गुफ्तगू कर रहे थे न सिर्फ खान साहब के हवाले से, मियाँ साहब के हवाले से भी गुफ्तगू की। शो में नाज़रीन यहाँ वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस।